नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली भूषण। शुरुआत सुर्खियों के साथ। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता साफ। लोक भवन पहुंचकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्यपाल के सचिव को सौंपा इस्तीफा। कल होगी विधायक दल की बैठक। डीके शिव कुमार के नाम पर मोहर संभव। गृह मंत्री अमित शाह का घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने का ऐलान। कहा, खुद से जाने वालों के खिलाफ नहीं करेगी कोई कार्रवाई। उनके स्वदेश वापसी में सरकार करेगी मदद। दो दिन के गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। खतराज में नवनिर्मित ग्राम पंचायत कार्यालय और मोती भोयन प्राथमिक विद्यालय का किया लोकार्पण। गांधीनगर में जेवड़ा गांव में तालाब का लोकार्पण किया। फुल एक्शन में दिखाई दिए शुभेंदु अधिकारी। अन्नपूर्णा योजना के लिए वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू। सरकार ने जारी किया 11 पन्नों का आवेदन फॉर्म। जमीन के कागज, आधार और बैंक दस्तावेज समेत कई जानकारी देना जरूरी। बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल। हरियाणा समेत 4 राज्यों के बदले गए प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा, हरियाणा में अर्चना गुप्ता, पंजाब में सरदार केवल सिंह ढिल्लों और त्रिपुरा में अभिषेक देव रॉय को बनाया अध्यक्ष। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि जब भी हाईकमान मुझे कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसलिए कल हाईकमान ने मुझे इस्तीफा देने की बात कही। राज्य के अब जो अगले मुख्यमंत्री हैं उन्हें मौका देना चाहिए। सिद्धरामैया आज दोपहर 3 बजे लोक भवन पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। सिद्धरामैया ने राज्यपाल के सेक्रेटरी को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से चलते बेंगलुरु से बाहर है। इससे पहले दिल्ली में सिद्धरामैया ने बेंगलुरु में अपने घर पर मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने फैसले के बारे में जानकारी दी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सिद्धरामैया के पैर छुए। इसके बाद सीएम ने उन्हें गले लगा लिया। प्रदेश में पार्टी में खींचतान बढ़ने के बाद बुधवार को सिद्धरामैया की दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और फिर राहुल गांधी से मीटिंग हुई थी। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में ही सिद्धरामैया को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। अब सिद्धरामैया को पार्टी राज्यसभा भेज सकती है। बुधवार को दिल्ली में हुई सिद्धरामैया और खड़गे की बैठक के बाद भी कहा गया था कि मीटिंग में राज्यसभा चुनावों पर चर्चा हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। वहां उन्होंने एक बार फिर से घुसपैठ के मुद्दे पर टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ममता सरकार के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, लेकिन अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापस जाने लगे हैं। शुभेंदु और भाजपा की बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब चाहते हैं कि जो लोग अवैध तरीके से घुसपैठ कर आए हैं वे अपने आप जहां से आए वहीं वापस चले जाएं। पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। हमने चुनाव में कहा था
आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि साथ ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह एक बार फिर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का संकल्प है कि देश भर से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप सरकार ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज का गठन भी किया है। शाह के मुताबिक ये समिति देश भर में जनसंख्या में हो रहे कृत्रिम बदलावों, उनके कारणों और उन्हें रोकने के उपायों का व्यापक अध्ययन करेगी। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर्ड कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। बंगाल में टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना में घुसपैठियों का खुलासा हो रहा है। ममता बनर्जी के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सूची में भी घुसपैठियों और फर्जी नाम सामने आ रहे हैं। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लक्ष्मी भंडार योजना के 2 करोड़ 20 लाख लाभार्थियों में कम से कम 30 लाख फर्जी लाभार्थी होने का दावा है। आपको बता दें कि अन्नपूर्णा योजना के आवेदन प्रक्रिया के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चौंकाने वाली जानकारी उजागर की है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए बनाई गई योजना की सूची में पुरुष लाभार्थियों के नाम भी पाए गए। ममता सरकार की महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण योजना में मुर्शिदाबाद निवासी राकिबुल शेख का नाम मिलने का दावा किया गया। बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा ये जानकारी सार्वजनिक किए जाने के बाद पुलिस ने राकिबुल को हिरासत में लिया। लक्ष्मी भंडार के फर्जी लाभार्थी अन्नपूर्णा योजना में शामिल ना हो सके, इसके लिए शुभेंदु सरकार सतर्क है। गुरुवार से बंगाल में भाजपा सरकार की पहली बड़ी सामाजिक योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 90 दिनों तक चलेगी। नामांकन प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म के भरने के साथ साथ घर घर जाकर भी जानकारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सत्यापन प्रक्रिया राकिबुल शेख जैसे फर्जी लाभार्थियों की पहचान के लिए की जा रही है। मुख्यमंत्री का दावा है, लक्ष्मी भंडार योजना में एसआईआर के दौरान मृत फर्जी और गैर भारतीय लाभार्थियों की संख्या 30 लाख पाई गई। আপনাদের একটা উদাহরণ দিই আমি। हमारी प्रारंभिक धारणा थी कि लक्ष्मी भंडार योजना के लाभार्थियों की सूची वेरीफाइड है, लेकिन हमारे पास बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही हैं कि कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। स्थायी रूप से नाम हटाए जाने के बावजूद भी जिन्होंने ट्राइब्यूनल या CAA में आवेदन नहीं किया है, ऐसे करीब 30 लाख लोग लक्ष्मी भंडार योजना का पैसा प्राप्त कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी फुल एक्शन में है। अन्नपूर्णा योजना में फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सरकार ने वेरिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कर दी है। घुसपैठियों और मृत लोगों के नाम योजना से हटाने के लिए ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा शुभेंदु सरकार की ओर से 11 पन्नों का आवेदन फॉर्म जारी किया गया है। आवेदन के लिए जमीन के कागज, आधार, पैन और बैंक दस्तावेज देना अनिवार्य है। फॉर्म में परिवार के मुखिया का नाम, जन्मतिथि, पता और आधार नंबर भरना होगा। इतना ही नहीं, आधार से लिंक मोबाइल नंबर भी देना जरूरी है।
साथ ही साथ परिवार के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। फॉर्म में आवेदन और परिवार के बाकी सदस्यों के रिश्ते का विवरण भी जरूरी है। हर वयस्क सदस्य का बैंक अकाउंट नंबर फॉर्म में दर्ज करना होगा। सरकार ने वोटर कार्ड नंबर, विधानसभा और पार्ट नंबर भी मांगा है। पक्का मकान है या नहीं, इसकी जानकारी भी अनिवार्य है। आपके पास कितनी जमीन है, ये दस्तावेज भी जमा करवाना होगा। सीबीएसई रीवैल्यूएशन के सामने आई गड़बड़ियों के बाद नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को आ रही तकनीकी और भुगतान संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए बुलाई गई। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के लिए पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें करीब 17 लाख छात्र शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें लगभग 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं के करीब 40 करोड़ पन्नों को स्कैन किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहली बार सीबीएसई ने पारदर्शिता और छात्र केंद्रित सुधारों के लिए एक डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है, जिसके तहत अब छात्र अपनी स्कैन की हुई उत्तर पुस्तिकाएं देख सकते हैं और अपने सवाल उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 4 लाख छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देख चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस तकनीक की निगरानी के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास जैसी शीर्ष एजेंसियों को जोड़ा गया है। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे। उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इससे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन में छात्रों को हुई परेशानी के लिए खेद प्रकट किया और इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा और गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इसकी बच्चों को कोई और दिक्कत ना आए, जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम खेद प्रकट करते हैं। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अगर कोई इंटेंशनल जिम्मेवार रहेगा, मैं सरकार की ओर से दायित्व लेकर रहा हूं, किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, सीबीएसई के अंदर हो, सीबीएसई के बाहर हो या सरकार के अंदर हो, हम सारे व्यक्तियों को हम सब अकाउंटेबल है। डेमोक्रेसी में हम कुछ ही चीज़ों से हम भाग नहीं रहे, लेकिन हमें अपने बच्चों को, जो 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं, उनकी हितों की हमारी सर्वोपरि है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। देश में स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में कोयला मंत्रालय ने सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना पर रोड शो आयोजित किया। 37,500 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले के गैसीकरण के लक्ष्य को हासिल करना है। कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे समेत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला गैसीकरण से ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान कोयला मंत्रालय को लेकर सिर्फ नकारात्मक खबरें ही प्रचलित थी, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने मंत्रालय के कामकाज को न सिर्फ पारदर्शी बनाया, बल्कि विकास के कार्य में भी काफी तेजी आई है। 2014 के पहले भी
कोल सेक्टर के बारे में फ्रंट पेज न्यूज होता था, ब्रेकिंग न्यूज होता था, हेडलाइंस न्यूज होता था, मगर वो न्यूज नेगेटिव न्यूज होता था। सेक्टर के लिए ऑफिसर हो, सरकार हो और इस सेक्टर में काम करने वाले प्राइवेट के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हो, सभी लोगों का डरते रहते थे क्या होता है। मगर आज मैं विश्वास के साथ 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद ये पॉजिटिव और नया इनिशिएटिव्स इस सेक्टर में लाए हैं। इसीलिए 14 के से आज तक जो 12 साल हुआ है, जितने भी काम हुआ है, कंस्ट्रक्टिवली काम हुआ है, रिफॉर्म्स के साथ काम हुआ है। जनवरी 2024 में 85 करोड़ रुपया के गैसीकरण के लिए, गैसिफिकेशन के लिए स्कीम आई थी जो सफल रही, और उसी सफलता के आधार पर नई पॉलिसी लागू की गई है। नई स्कीम में जो प्रावधान किए गए हैं, जो पुरानी स्कीम पर बाजार की प्रतिक्रिया ध्यान में रखकर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। पार्टी ने दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को भाजपा की कमान सौंपी है। हर्ष मल्होत्रा अभी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। वहीं पंजाब में भाजपा ने सरदार केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी का जिम्मा सौंपा है। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित है। वहीं त्रिपुरा में पार्टी ने अभिषेक देवराय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने हरियाणा में पार्टी की कमान अर्चना गुप्ता को सौंपी है। अर्चना गुप्ता अब तक पार्टी की प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति की 51वीं बैठक हुई, जिसमें रेलवे, सड़क, बिजली के क्षेत्र से जुड़े 7 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कल की बैठक को लेकर एक्स पर संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रगति सत्र के दौरान 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इन कार्यों में रेलवे, बिजली और सड़क संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल थे। बंदरगाहों, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अन्य सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा की गई। दरअसल ये परियोजनाएं देश में 9 राज्यों में चल रही हैं। बैठक में केन बेतवा लिंक परियोजना और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए शहरी इलाकों में रूफटॉप सोलर को मिशन मोड में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरों, रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक संस्थाओं में बड़े स्तर पर रूफटॉप सोलर लगाने से बिजली खर्च कम होगा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सड़क और पोर्ट कनेक्टिविटी परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि वधावन पोर्ट को पोर्ट आधारित मल्टी मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि ऐसा राष्ट्रीय गेटवे बने जहां कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल, हाईवे और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का बेहतर समन्वय हो। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े ढांचे को तेजी से पूरा करने को कहा। नई दिल्ली में चल रहे भारत रूस शैक्षिक शिखर सम्मेलन में भारत ने रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत और रूस के बीच शिक्षा में सहयोग और संबंधों की एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा और इतिहास रहा है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम भारत के साथ शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। Both our countries have a long-standing tradition and history of cooperation and ties in education. We are very eager to explore new avenues in education cooperation with India. Russian universities are coming to India en masse and explore opportunities that have opened here in this country.
In my address, I mentioned the new education policy through which we are very keen to cooperate with India. देश भर में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में मस्जिदों और ईदगाहों में भारी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने नए कपड़े पहनकर ईदगाहों और मस्जिदों में पहुंचकर विशेष नमाज अदा की है। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और देश दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी है। त्योहार को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला, जबकि कई स्थानों पर लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा की। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में लोगों ने अमन, चैन, भाईचारे और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। ईद उल अजहा की नमाज के बाद लोगों ने दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। पूरे देश में ईद उल अजहा यानी कि बकरीद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के जामा मस्जिद में है, जहां पर सुबह 5:45 पर ईद की नमाज अदा की गई। उसके बाद आप यहां की रौनकें देख सकती हैं। आपसे जानना चाहूंगा आज कैसे आप त्योहार मना रहे हैं, घर में किस तरीके की तैयारियां हैं, रौनकें हैं, मिठाइयां बन रही हैं, कैसे आज आप लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? जी, सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जितने लोग हैं सबको ईद मुबारक। और हम एक स्टूडेंट है तो फैमिली से काफ़ी दूर हैं, तो वो एक सेपरेशन है अभी फैमिली से, लेकिन यहाँ अपने आप में काफ़ी अच्छा है। बकरीद के त्यौहार पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और अल्लाह से हम लोग यही दुआ कर रहे हैं कि देश में अमन शांति हो, क्योंकि एक जो ईद उल अजहा जो त्यौहार होता है वो सेक्रीफाइस का त्यौहार होता है, तो लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपने चीज़ों को, तो इसको लेकर हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि देश में अमन शांति हो, सब लोग अच्छे से रहें। इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं और जहाँ आपका नेटिव है, जहाँ आपका घर है, पैतृक घर है, वहाँ पे किस तरीके की तैयारियां हैं? जी, काफी अच्छी। मैं कुशीनगर, यूपी के कुशीनगर जिले से हूँ और काफी अच्छी तैयारियां है। घर पे हमारी बात हुई अभी, काफी अच्छा माहौल है, सभी लोग काफी खुश हैं, मिस कर रहे हैं हमें, तो काफी अच्छा माहौल है। कुछ और लोगों से भी जानना चाहूंगा, आप कहां से आए हैं और आज किस तरीके से यहां पर तैयारियां चल रही हैं? सुबह जब आपने अल्लाह ताला से इबादत की और उनसे क्या मांगा है, क्या उनसे कहा है और किस तरीके से आज आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और सभी देशवासियों को अस्सलाम वालेकुम और ईद उल अजहा का मुबारकबादी। मैं यहाँ पे 5:45 में आया और ईद उल अजहा का नमाज पढ़ा। यहाँ पे काफ़ी सुकून से, और यहाँ पर जो दिल्ली प्रशासन थी काफ़ी चौकन्नी थी और हमें काफ़ी अच्छा लगा, कोई चीज़ का भी दिक्कत नहीं हुआ। और हमने दुआ में यही मांगा कि देश में अमन और शांति बना रहे और लोग भाईचारे के साथ रहें। और जैसे कि ये त्यौहार मैसेज देता है कि हम एक यूनिटी बनाए रखें और अल्लाह के राह में मतलब सेक्रीफाइस करते हैं और किसी भी प्यारी चीज़ को हम अपने अल्लाह के राह में सेक्रीफाइस करते हैं, यही मैसेज देता है ये त्यौहार। तो साफ तौर पर आप देखिए कि दिल्ली की जामा मस्जिद हो, फतेहपुरी मस्जिद हो, घटा मस्जिद हो, चाहे वो कोई भी मस्जिद हो या देश दुनिया की किसी भी आप इबादत गाह में आज जाएंगे, किसी भी मस्जिद में जाएंगे, खानकाह में जाएंगे, ऐसी ही आपको रौनकें मिलेंगी, नज़ारे देखने को मिलेंगे, तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि आज पूरे देश में, दुनिया में, देश के तमाम हिस्सों में, कोने कोने में ईद उल अजहा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन दत्ता के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। राज्य सरकार द्वारा सड़कों पर नमाज बंद करने के नीतिगत फैसले की शुरुआती आलोचना करने वाले लोग भी अब प्रशासनिक मुस्तैदी और उत्कृष्ट व्यवस्था को देखकर राज्य सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। इस बार राज्य प्रशासन की तरफ से नमाजियों के लिए पानी और वाहन पार्किंग की व्यवस्था को देखकर ब्रिगेड में नमाज पढ़ने आए लोग काफ़ी खुश नजर आए। उन्होंने नमाज के लिए ऐसा माहौल उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का आभार व्यक्त किया। तो इसी खबर के साथ इस सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगी हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।